हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिक्षा एकेडमी। ईएमआई और एससी पीवाईक्यू पार्ट 1 हो चुका था, उसमें मैंने 25 अप्रॉक्स क्वेश्चंस करवाए थे। तो उसके आगे देखते हैं पार्ट 2 में। देखो ये क्वेश्चन है, इन एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर। आइडियल बोलने का मतलब क्या है पता है क्या? ये आइडियल बोलने का मतलब है क्या कि इनपुट में जो पावर है आउटपुट में वही पावर है, कहीं से कोई लॉस नहीं हो रहा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉसेस मैंने बताया था इस चैप्टर के लेक्चर्स में कि 4 टाइप का लॉस होता है। ये लॉसेज अगर कंसिडर नहीं करते हैं तो वो आइडियल ट्रांसफॉर्मर होता है। ओके, द टर्न्स रेशियो इज एनपी बाई एनएस, प्राइमरी अपॉन सेकेंडरी इज 1/2। अब देखो प्राइमरी में और सेकेंडरी में देखा जाए तो सेकेंडरी का रेशियो मतलब सेकेंडरी का टर्निंग ज्यादा दिख रहा है अपने को, ये स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है। ओके, द रेशियो वीपी वीएस बाई वीपी इज इक्वल टू, इजी का क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। एक रेशियो मैंने लिखाया था, वीपी बाई वीएस इक्वल टू एनपी बाई एनएस इक्वल टू आई एस बाई आईपी। करंट उल्टा हो जाता है अपने को, तो बस ये पूछा गया है, ये गिवन है, ये देना है अपने को, ठीक है। तो अब वीएस बाई वीपी चाहिए, तो वीपी बाई वीएस एनपी बाई एनएस इक्वल टू 1/2 गिवन है ना, इसको उल्टा कर देना है 2/1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ Z1 Z2 आर द इम्पिडेंस ऑफ द गिवन सर्किट ए एंड बी, इसका Z1 एंड इसका Z2, देन करेक्ट ऑप्शन अपने को चूज करना है। ये यहाँ पे ध्यान देना, डीसी है। डीसी का मतलब स्टेडी स्टेट में इंडक्टर जो होगा दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन, अ स्ट्रेट वायर, कोई ऑपोजिशन नहीं है, कोई एल डी आई बाई डी टी एम एफ नहीं आएगा, सिर्फ एक वायर रहेगा। तो अपने को रेजिस्टेंस का ही कंपोनेंट मिलने वाला है इंपीडेंस में और कुछ नहीं। तो Z1 10 हो जाएगा। यहाँ पे आ गया एसी, एक फ्रीक्वेंसी है इसके पास, और फ्रीक्वेंसी होने के कारण 2 पाई एफ एल या 1/2 पाई एफ सी लगाएंगे तो अपने को इंडक्टर का भी रिएक्टेंस मिलेगा, कैपेसिटर का भी रिएक्टेंस मिलेगा। ओके, लेकिन यहाँ तो सिर्फ कैपेसिटर है तो 1/2 पाई एफ सी यूज करना होगा। तो एक्सी क्या होगा? 1/2 पाई एफ सी। 2 पाई, एफ दिया हुआ है 50 पुट कर देंगे, सी दिया हुआ है इतना माइक्रोफेराड पुट कर देंगे, ये वैल्यू आएगा 10। अब सुनना एक धोखा, बच्चे जब हड़बड़ी में रहोगे ना आप लोग, तो दिखेगा अरे Z1 10, ये भी 10 इक्वल टू 1, मतलब Z1 इक्वल टू Z2। ये गलत है। अपने को क्या बोला गया? Z1 और Z2 का कंपैरिजन, ना कि Z1 और XC का कंपैरिजन। हम लोग को अभी एक स्टेप और करना है, Z2 फाइंड करना है। Z2 के लिए हम लोग क्या करते हैं, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर, ये करेंगे तो 10√2 आएगा। अच्छा, Z1 थोड़ा कम पड़ गया है तो Z2 इज ग्रेटर। आई बात समझ में? चलो नेक्स्ट है, अ 10 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ 210 वोल्ट 50 हर्ट्ज सोर्स, द पीक करंट इन द सर्किट इज नियरली। पीक करंट का मतलब आई मैक्सिमम वैल्यू चाहिए अपने को। मैंने बताया था कि जब भी कभी ये वैल्यू दिया रहेगा, करंट हो या वोल्टेज हो, समझ जाना ये आरएमएस वैल्यू है। ठीक है, ये आरएमएस वैल्यू रहता है, कभी भी इसको पीक मानने का गलती नहीं करना, ये आरएमएस है। अब ये आरएमएस वोल्टेज दिया हुआ है, यहां से कैसे भी करके एक्सी अगर पता चल जाता है, मतलब इंपिडेंस पता चल जाता है, तो एक्सी वी, क्या ये आई मिलेगा? और अगर यहाँ मैक्सिमम रहा तो ये मैक्सिमम देगा, ये आरएमएस रहा तो ये भी आरएमएस देगा। लेकिन ये तो आरएमएस है ना, 210 आरएमएस है, तो 210 बाई एक्सी अगर करेंगे तो एक्सी देखो क्या हो जाएगा, 1/2 पाई एफ सी। फ्रीक्वेंसी है 50, इतना, ये आ गया वैल्यू एक्सी का। अब आई आर एम एस इक्वल टू वी आर एम एस बाई एक्सी। ओके, तो वी आर एम एस ये हो गया, एक्सी ये हो गया। अब आई आर एम एस नहीं चाहिए, आई नॉट चाहिए, मैक्सिमम चाहिए, तो √2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ सीरीज एलसीआर सर्किट द इंडक्टेंस एल इज 10 मिली हेनरी, capacitance C is 1 microfarad and resistance R is 100 ohm. The frequency at which resonance occurs. Resonance का एक frequency का formula था, resonant frequency 1/2 पाई रूट LC। और अगर resonant angular frequency पूछा जाए तो 1/√LC सिर्फ होता है। यहाँ पे 2 पाई रूट LC यूज करेंगे, 2 पाई को तो 2 पाई रहने दिया। L, L कितना 10 मिली हेनरी एंड C कितना 1 माइक्रोफेराड, ये पुट करोगे ये मिलेगा 5000/पाई। अब देखो इसका कैलकुलेशन और इस ऑप्शंस में जमीन आसमान का डिफरेंस दिख रहा है। कैसे पहुंचा जा सकता है कम टाइम में? तो एक काम करो, अपने को पाई का वैल्यू पता होता है 3.14 है, ये जो 3 0 है इसको सेपरेट करते हैं तो 10 पावर 3 होगा, बचा क्या 5/पाई। चलो 3.14 को ना आप 3 ले लो तो 5/3 हुआ क्या? 5/3 का मतलब कितना होता है, 1.6 होगा क्या, देखो तो, है ना, 1.6 इंटू 10 पावर 3। देखो कौन सा है, किलो के टर्म में आ रहा। ओके, फोर्थ ऑप्शन होगा यहाँ पे। एन एसी सोर्स इज कनेक्टेड टू अ कैपेसिटर सी ड्यू टू डिक्रीज इन इट्स ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी। एसी सोर्स कनेक्टेड है कैपेसिटर के साथ, और अगर फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करते हैं, फ्रीक्वेंसी जब डिक्रीज होगा तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एक्सी क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस डिक्रीज, गलत है ये। डिस्प्लेसमेंट करंट इंक्रीज, ये कैसे समझ में आएगा, डिस्प्लेसमेंट करंट डिक्रीज, अभी तक तो डिस्प्लेसमेंट करंट पढ़ा ही नहीं है होता क्या है, आप इसको भूल जाओ, सिर्फ करंट पे ध्यान दो। करंट डिक्रीज वो कैसे? तो जब एक्सी का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, मतलब जेड का वैल्यू भी इंक्रीज होगा, तो करंट का वैल्यू वी बाई जेड, जेड इंक्रीज तो करंट डिक्रीज ना, ये आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट है, स्टैंडर्ड फिलामेंट लैम्प कंज्यूम्स 100 watt when connected to 220 volt AC main supply, the peak current through the bulb will be।
पीक करंट का मतलब फिर से आई नॉट का वैल्यू पूछा गया है। तो देखो ये 220 वोल्ट दिया हुआ है, इसका मतलब ये आरएमएस वैल्यू है। अगर कुछ नहीं दिया हुआ है हम लोग आरएमएस वैल्यू मानेंगे। पावर है 100, तो 100 200, ये वाला 200 इंटू आईआरएमएस। आईआरएमएस कितना हो जाएगा 1/2, 100/200 मतलब 1/2। अब अपने को चाहिए ये है आरएमएस वैल्यू, आई नॉट चाहिए तो आरएमएस में √2 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। पीक वोल्टेज ऑफ द एसी सोर्स इज इक्वल टू, पीक वोल्टेज जो होता है आरएमएस का कितना टाइम्स, √2 टाइम्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस एल, कैपेसिटेंस सी, रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज टू एन एसी सोर्स। पोटेंशियल डिफरेंस वी है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एल सी आर 40 10 40, द एम्पलीट्यूड ऑफ करंट फ्लोइंग 10√2। एम्पलीट्यूड, यहाँ पे ध्यान दो, सबसे खतरनाक वर्ड दिया हुआ है एम्पलीट्यूड। ये कौन सा करंट है, क्या आरएमएस है? नहीं, सिर्फ दिया रहता है ना द करंट फ्लोइंग थ्रू, तो हम लोग आरएमएस मानते। एम्पलीट्यूड का मतलब होता है मैक्सिमम, जब ये वेव ऐसा जाता है ना तो ये वैल्यू को बोलते हैं हम लोग एम्पलीट्यूड, मतलब मैक्सिमम वैल्यू। तो यहाँ पे भी करंट का मैक्सिमम वैल्यू दिया हुआ है और अपने को चाहिए इम्पीडेंस। चलो देखते हैं क्या है यहाँ पे। तो वी आर एम एस का एक फॉर्मूला था, वी आर स्क्वायर वी एल स्क्वायर माइनस वी सी स्क्वायर, या वी सी माइनस वी एल, जो बड़ा रहेगा उसको पहले लिख देना। 40 40 10, क्या ये 50 आएगा? 50 वोल्ट आ गया। जब 50 वोल्ट आया और करंट अपने को पता है I√2 है, मैक्सिमम I√2 है, तो आरएमएस क्या, आरएमएस हम लोग को √2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो √2 कैंसिल, 50/10 बचा क्या। अब याद रखना, जब भी कभी इंपेडेंस निकालना हो ना, अगर ये आरएमएस है तो कृपया करके आई का भी आरएमएस वैल्यू ही डिवाइड करना, अगर ये मैक्सिमम है तो कृपया करके आई का मैक्सिमम वैल्यू ही लिखना। अदरवाइज वो पता नहीं क्या फाइंड कर लोगे, वो इंपेडेंस नहीं रहेगा। अगर मैं जेड का वैल्यू लिखूं आई आरएमएस वी आरएमएस बाई आई नॉट, ये गलत है, ऐसा कोई फॉर्मूला होता ही नहीं है। तो अगर आई नॉट है तो वी नॉट होना चाहिए, आई आरएमएस है तो वी आरएमएस होना चाहिए, याद रखना इस चीज को। चलो, एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, एसी मेन सप्लाई से 220 वोल्ट से कनेक्ट किया गया है। ऑपरेट एट 11 वोल्ट 44 वॉट लैंप, इग्नोर पावर लॉसेज, ये भी आइडियल के बारे में बात कर रहा है, पावर लॉस बोल रहा है कि नहीं लेना है। व्हाट इज द करंट इन द प्राइमरी सर्किट, प्राइमरी सर्किट का करंट चाहिए। देखो जब आइडियल ट्रांसफार्मर है ना, मतलब इग्नोरिंग पावर लॉसेज, आइडियल ट्रांसफार्मर है, तो जो वॉट सेकेंडरी में है वही वॉट प्राइमरी, मतलब वही पावर प्राइमरी में रहेगा। तो प्राइमरी के लिए सेम पावर यूज किया जा सकता है। और वोल्टेज दिया हुआ है, ये सेकेंडरी का वोल्टेज है, ये प्राइमरी का वोल्टेज है। अगर अपने को सेकेंडरी का करंट पूछता ना तो हम लोग 11 वोल्ट यूज करते हैं, P इक्वल टू वी आई। प्राइमरी का करंट पूछा है तो हम लोग प्राइमरी वोल्टेज यूज करेंगे 220 आईपी, तो आईपी इक्वल टू 44/2, आंसर आ गया। चलो, सीरीज एलसीआर सर्किट containing 5 हेनरी इंडक्टर, 80 माइक्रोफैराड कैपेसिटर, 40 ओम रजिस्टर is connected to a 220 वोल्ट variable frequency AC source, the angular frequencies of the source at which power transferred to the सर्किट आर हाफ। देखो ये थोड़ा सा अटपटा क्वेश्चन है, आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन पूरे नीट के इतिहास में पहली बार यही आया था, इसके बाद नहीं आया और इसके पहले भी नहीं आया था। फिर भी इस कॉन्सेप्ट को जरा समझो। एक टॉपिक था रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के टर्म में देखा जाए तो क्वालिटी फैक्टर का एक ग्राफ बनता था कुछ ऐसा। ये था सबसे मस्त क्वालिटी ओमेगा, यहाँ पे एक्सएल और एक्सी बराबर हो जाता। तो ये होता है एक्सएल और एक्सी इक्वल टू का कंडीशन, मतलब ये ओमेगा नॉट है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और यहाँ पे अपने को इम्पिडेंस मिलता है सबसे कम, मतलब सिर्फ रेजिस्टेंस ओनली, करंट सबसे ज्यादा, पावर भी सबसे ज्यादा, मतलब ये करंट मैक्सिमम और पावर भी मैक्सिमम है। अगर हम लोग आई का वैल्यू I/√2 लेते हैं तो पावर का वैल्यू यहाँ पे हाफ बन जाएगा, क्योंकि आई स्क्वायर होता है, तो नीचे में अगर √2 का स्क्वायर करेंगे तो I² आएगा, बाई टू का मतलब पावर भी 2 हो जाएगा, मतलब मैक्सिमम पावर का 1/2। यही बोला गया है कि पावर ट्रांसफर टू द सर्किट आर हाफ द पावर एट रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी पे जो पावर है उसका हाफ पावर मिल रहा है, मतलब ये एक फ्रीक्वेंसी होगा ओमेगा 1 बोलेंगे, ये एक एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगा, इसको ओमेगा 2 बोलेंगे। जो डिफरेंस ये होता वही डिफरेंस ये होता, तो ये डेल्टा ओमेगा ये भी डेल्टा ओमेगा, तो बताना ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 या ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 2 डेल्टा ओमेगा होगा क्या? होगा ना। तो देखो क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला होता है क्या, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी तो ठीक है ओमेगा नॉट, बैंडविड्थ अभी बताया 2 डेल्टा ओमेगा होगा। ओके, इक्वल टू, ये फॉर्मूला आप लोग याद रखो, XL/R या फिर XC/R, क्योंकि दोनों बराबर है, एक्सएल और एक्सी दोनों इक्वल है, तो XL/R या XC/R दोनों यूज कर सकते हैं। एक्सएल को लिख सकते हैं ओमेगा नॉट एल, ओमेगा नॉट कैंसिल हो गया, तो क्या डेल्टा ओमेगा L/R मिला। अब बात है कि डेल्टा ओमेगा तो पता चल रहा, क्योंकि हम लोगों को रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया हुआ है एंड इंडक्टेंस का भी वैल्यू दिया हुआ है, तो सिंपली 40/5 कर देंगे और 2 तो 4 रेडियन पर सेकंड, ये डेल्टा ओमेगा आया। लेकिन डेल्टा ओमेगा मतलब चेंज इन फ्रीक्वेंसी, अरे चेंज पता कर लिया, लेकिन रेफरेंस लाइन तो पता होना चाहिए कि किससे चेंज देख रहे हैं हम लोग। तो ओमेगा नॉट इक्वल टू 1/√LC आया। एल सी जब पुट करेंगे तो पता चलेगा 50, इसका मतलब जो डेल्टा ओमेगा है वो 50 से 4 ज्यादा और 50 से ही 4 कम, आंसर 54 एंड 46 है, ये वाला फर्स्ट ऑप्शन। ओके,
चलो नेक्स्ट, a series LCR circuit is containing to an AC voltage source when L is removed from the inductor. इंडक्टर को रिमूव कर दिया गया है, L removed from the circuit. The phase difference between current and voltage is pi by 3. ये जो phi है ना, ये pi by 3 है. अगर C को रिमूव करते हैं तब भी pi by 3 ही रहेगा. तो पावर फैक्टर बताना है. अब देखो भाई, क्या यहाँ पे tan phi XL by R लिखेंगे, जो कि tan pi by 3 है. tan 60 का वैल्यू क्या होता है, √3. चलो यहाँ पहुंचते हैं, जब ये L हटाकर C लगाया तब भी ये फाई ही था और सेम वैल्यू था पाई बाई 3. तो यहाँ पे एक्स सी बाई आर कर देंगे, अगेन पाई बाई 3. क्या इन दोनों इक्वेशन से ऐसा लग रहा है क्या कि एक्सएल और एक्ससी बराबर है? अरे भाई साहब, जब एक्स और एक्ससी बराबर है तो जेड तो आर के बराबर हो गया ना, और जब जेड आर के बराबर हो गया तो कॉस फाई इक्वल टू आर बाई जेड. ओ, पावर फैक्टर तो 1 होगा. एक्सएल इक्वल टू एक्ससी होता तो ये कंडीशन है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का या रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी का, जहां पे जेड मिनिमम होता है और सिर्फ रेजिस्टेंस बचता है, पावर मैक्सिमम कंजम्पशन होता है यहाँ पे, क्योंकि सिर्फ रेजिस्टिव सर्किट है यहाँ. ओके, चलो तो यहाँ पे ये पार्ट खत्म होता है. ईएमआई और एसी का लेक्चर भी कंप्लीट हुआ, क्वेश्चंस भी कंप्लीट हुआ. नेक्स्ट क्लास ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स का कंटेंट हम लोग देखेंगे. ओके.